ये दिन था 30 जनवरी साल 1945 को विलियम गस्टलोप नामक एक पैसेंजर क्रूज शिप पोलैंड के गोटेनहाफेन बंदरगाह से जर्मनी के किल बंदरगाह के लिए रवाना होता है। लेकिन सफर शुरू होने के लगभग 8 घंटे बाद ही इस जहाज को बाल्टिक सागर की गहराइयों में डुबा दिया जाता है, जिससे इस जहाज पर सवार 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा मौत के बाद भी आज इस घटना को कहीं पर दिखाया नहीं जाता, जबकि साल 2012 में RMS टाइटैनिक सिंकिंग में सिर्फ 1500 लोगों की ही मौत हुई थी, जिसे आज लगभग हर कोई इंसान जानता है, क्योंकि इस घटना को बुक्स, आर्टिकल और मूवी से कई गुना ज्यादा अटेंशन मिला था। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के लगभग 33 सालों के बाद इतिहास में एक ऐसी घटना होती है जो आज तक के हिस्ट्री के सबसे डेडलीस्ट शिप सिंकिंग डिजास्टर बन जाती है, जिसमें टाइटैनिक से लगभग 7 गुना ज्यादा लोगों की मौत होती है। फिर भी आज इस घटना को इतिहास में कहीं भी दिखाया नहीं जाता। आखिर क्यों? दरअसल बात है वर्ल्ड वार 1 की, जब युद्ध के शुरुआत में ही जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के कुछ ही दिनों के बाद हिटलर अपने कई सारे नागरिकों को पोलैंड में भी बसा देता है। लेकिन समय बीतने के साथ साल 1945 तक हिटलर की आर्मी कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि सोवियत रेड आर्मी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई थी और वो अब जिधर भी जर्मन्स को देखते तो तुरंत उसे गोली मार देते, चाहे वो व्यक्ति बच्चा, बूढ़ा या फिर महिला ही क्यों ना हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। इसीलिए हिटलर पोलैंड में फंसे अपने सभी नागरिकों को वापस जर्मनी लाने का फैसला करता है, जिसके तहत 23 जनवरी साल 1945 को ऑपरेशन हैनिबल को शुरू किया जाता है, जिसमें पोलैंड में फंसे सभी सिविलियंस और सैनिकों को वापस लाने के लिए विलियम गस्टलोप नामक इस जहाज को चुना जाता है। दरअसल इस जहाज को साल 1936 में ब्लोहम और बास नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस जहाज की कुल लंबाई 208 मीटर और चौड़ाई लगभग 56 मीटर थी, जिसके अंदर 500 क्रू मेंबर के साथ साथ 1500 पैसेंजर की बैठने की क्षमता थी। शुरुआत में इस जहाज का नाम एडोल्फ हिटलर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उस समय हिटलर को जर्मनी का नया चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में हिटलर ने इस जहाज के नाम को अपने नाम से बदलवा कर एक नाजी पार्टी के नेता विलियम गस्टलोप के नाम पर रखवा दिया था, जिनकी साल 1936 में एक यहूदी मेडिकल छात्र के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ऐसा नाम बदलवाकर हिटलर ने अपने नागरिकों के दिल में एक विश्वास पैदा किया था और मारे गए नेता को शहीद के रूप में घोषित कर दिया था। विलियम गस्टलोप को पहली बार साल 1938 को लॉन्च किया गया था, जिसने अगले 17 महीनों में 60 से भी ज्यादा यात्राएं की और 80,000 से भी ज्यादा यात्रियों को सफर कराया। और अपने बाकी के टाइम में ये जहाज कई सारे मिशन में भी काम किया। लेकिन साल 1945 के ऑपरेशन हैनिबल के तहत पोलैंड में फंसे सभी नागरिकों को तत्काल जर्मनी लाने के लिए विलियम गस्टलोप को आदेश दिया जाता है और ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर लाखों की संख्या में नागरिकों को निकाल भी लिया जाता है। लेकिन बचे हुए लोगों को यह डर सता रही थी कि कभी भी सोवियत रेड आर्मी उन पर हमला कर सकती है, क्योंकि वो इनके काफी नजदीक आ गए थे। और इसी डर की वजह से जब जहाज 30 जनवरी 1945 को गोटेनहाफेन बंदरगाह पर आती है, तो डर के चलते 2000 क्षमता वाले इस जहाज पर 10,500 से भी ज्यादा लोग सवार हो जाते हैं, जिसमें 162 घायल सैनिक, 173 मेल आर्मी, 373 फीमेल आर्मी और 918 बड़े अधिकारी के साथ साथ लगभग 9,000 से भी ज्यादा आम नागरिक शामिल थे। जहाज को दोपहर के 12:30 बजे 2 सहयोगी जहाज टारपीडो बोट्स और हंसा के साथ गोटेनहाफेन बंदरगाह से रवाना होती है। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद टारपीडो बोट्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते दोनों सहयोगी जहाज वापस लौट जाते हैं। विलियम गस्टलोप के कैप्टन फ्रेडरिक पीटरसन जहाज को 22 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलाने का फैसला करते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर विलियम जोहान इस जहाज को कम से कम 28 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलाने का आदेश देते हैं, ताकि रूसी सबमरीन इस जहाज को निशाना ना बना सके। लेकिन कैप्टन पीटरसन विलियम जोहान की इस बातों को नकार देते हैं। इसीलिए विलियम जोहान कैप्टन को एक और सलाह देते हैं कि जर्मनी के किल पोर्ट तक पहुंचने के लिए गहरे पानी से जाने के बजाय किनारे की तरफ से चला जाए, ताकि अगर हमले की वजह से जहाज डूबता भी है तो लोग आसानी से अपनी जान बचा सके। लेकिन कैप्टन पीटरसन इस फैसला को भी रद्द कर देते हैं। सफर के कुछ ही घंटे बाद लगभग शाम के 6 बजे कैप्टन को रेडियो पर एक रहस्यमय संदेश मिलती है कि जहाज के आगे के रास्ते में कई सारे छोटे छोटे जहाजी काफिले हैं, जिसके तुरंत बाद कैप्टन पीटरसन अपने जहाज के
के नेविगेशन लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि अंधेरे में टकराव से बचा जा सके। और यही वो समय था जब विलियम गस्टलोव सोवियत सबमरीन S-13 की नजरों में आ जाती है और फिर रात के 9 बजे सोवियत सबमरीन के कैप्टन अलेक्जेंडर मारिनेस्को इस जहाज पर 3 टॉर्पीडो से हमला करते हैं, जिसमें से एक टॉर्पीडो सीधे जहाज के हेडक्वार्टर पर ही अटैक करता है, जिसके चलते जहाज के अधिकतर क्रू तुरंत ही मारे जाते हैं और ऑफ ड्यूटी क्रू जहाज के निचले डेक में ही फंस जाते हैं। इस जहाज पर लगभग 22 लाइफ बोट थी जो लगभग 5000 लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन अटैक के चलते कुछ ही मिनटों में जहाज एक तरफ मुड़ जाती है। इसीलिए 22 लाइफ बोट में से सिर्फ 9 लाइफ बोट ही खुल पाती है और हमले के तुरंत बाद ही अधिकतर क्रू मारे गए थे। इसीलिए जहाज पर कोई ऐसा प्रोफेशनल बचता ही नहीं जो लोगों को लाइफ बोट पर सवार करा सके, जिसके चलते 10,500 लोगों में से सिर्फ 1200 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। और अधिकतर लोग तो इस वजह से मारे जाते हैं क्योंकि जनवरी के समय बाल्टिक सागर का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस थी, वहीं हवा का तापमान -10 से लेकर के -18 डिग्री सेल्सियस थी और इसी के चलते पानी की ऊपरी परत बर्फ से जमी हुई थी और मरने वाले में से अधिकांश लोगों की मौत ठंडी पानी में जमने के कारण ही हुई थी। इस घटना के कुछ सालों के बाद हुए रिसर्च में पता चलता है कि 10,600 सवार लोगों में से 9,600 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पुरुष, महिला, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे और यह हादसा हिस्ट्री की सबसे डेडलिएस्ट शिप सिंकिंग डिजास्टर बन जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा मौत के बाद भी आज इसकी चर्चा क्यों नहीं होती जितना कि टाइटैनिक की होती है? दरअसल इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कि इस जहाज के डूबने के बाद जब इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस जहाज पर ढेर सारे सैन्य उपकरण के साथ पुलिस कर्मी भी शामिल थे। इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन इस हमला को वार क्राइम नहीं मानती और इस घटना को सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट कहकर दबाने की कोशिश करती है। दूसरा कारण यह है कि इस घटना का सिर्फ 11 दिन बाद सोवियत यूनियन एक और जर्मन जहाज को डुबो देती है, जिसमें भी लगभग 4500 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। लेकिन यह पूरा हादसा वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुई थी, इसीलिए इसे ज्यादा कुछ अटेंशन नहीं मिल पाता। और तीसरा कारण ये भी था कि खुद सोवियत आर्मी भी नहीं चाहती कि इस घटना के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, जिसमें उन्होंने 15,000 से भी ज्यादा मासूमों को मौत के घाट उतारे थे।